दोस्तों ये स्टोरी का 16वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। कियान उसे गले लगाए हुए ही बेड पर लेट गया। सुहानी बेड पर ना सोकर उसके ऊपर सो रही थी। उसने अभी भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था और कियान उसके सिर को सहलाते हुए उसे सुला रहा था। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रिहान ब्रेकफास्ट के लिए शिवी का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके कदमों की आहट सुनकर रिहान ने सीढ़ियों से उतर रही शिवी को देखा। उसने येलो कलर का हाई नेक टॉप पहना था। उस पर येलो कलर बहुत जच रहा था। रिहान की आंखें उसे देखकर उस पर ही जम गई थी। उस रात के बाद से वह शिवी को नोटिस करने लगा था। आजकल वह उसे ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें शिवी को एकटक निहार रही थी। येलो कलर में रिहान को वह सनफ्लावर जैसी लग रही थी। तभी शिवी को ऐसे ही एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने अपनी पलकें उठाकर उस तरफ देखा जहां रिहान बैठा था। एक पल के लिए दो आंखें चार हो गई, पर तभी शिवी ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। उसे सुबह वाली अकवर्ड सिचुएशन याद आ गई जब रिहान ने उसे टॉवल में देखा था। रिहान भी दूसरी ओर देखने लगा था। दोनों ने ब्रेकफास्ट करते समय एक दूसरे को पूरी तरह इग्नोर किया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। मिस मैरी ने रिहान और शिवी दोनों को ही नोटिस किया था। दोनों आज थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। शिवी ने अपना चश्मा ठीक किया और कार में बैठ गई। रिहान ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए एक नज़र उसे देखा। वह अपना फोन यूज कर रही थी। रिहान का ऑरा भी कियान की तरफ ही था। उसका अपना एक अलग अंदाज था। उसे भी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था। वह पहली बार कियान के सामने ही झुका था। रिहान की डिक्शनरी में सॉरी जैसे शब्द नहीं थे। उसने फिर भी आज शिवी से सॉरी कहा था। उसे लग रहा था कि उसने सच में उसके रूम में ऐसे अचानक जाकर गलती कर दी थी, इसलिए उसने उससे सॉरी कहा था और पहली बार किसी लड़की से माफी मांगी थी। रिहान ने फिर से उसे एक नज़र देखा। वह दूसरी तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था शायद वह उससे अभी भी नाराज है, इसलिए उसने एक बार फिर अपने सो कॉल्ड ईगो को साइड करते हुए कहा, आई एम सॉरी। रिहान की नजरें स्प्रेड थी, पर उसके वर्ड्स एकदम सॉफ्ट थे। उसके मुंह से निकले सारे वर्ड्स शिवी को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया और फिर उसने अपनी तीखी नजरें रिहान पर डाली और उसे घूरने लगी। उसने उसे घूरते हुए ही कहा, हर गलती के लिए सॉरी काफी नहीं होता। रिहान ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसकी ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह शिवी से कहे भी तो क्या कहे। वह कैसे एक्सप्लेन करे कि वह तो बस उसके रूम में उसका चश्मा देने गया था। उसे कहाँ पता था कि वह उसे ऐसी हालत में देख लेगा। यह सब सोचते हुए उसने कोल्ड वॉइस में कहा, तो क्या करूं मैं। उसके इतना कहते ही वह एक बार फिर से शिवी की तीखी नजरों का शिकार हो गया। शिवी ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ नहीं। यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। रिहान ने उसकी तरफ देखा, पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ इंडिया में कियान अपनी आंखें खोले लेटा था और सुहानी के उठने का इंतजार कर रहा था। वह हमेशा की तरह उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखकर सो रही थी। तभी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और थोड़ा ऊपर उठकर कियान का चेहरा देखा। सुहानी ने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखते हुए गुड मॉर्निंग कहा और वापस से उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली। उसकी हरकतें देखकर कियान के होंठों पर स्माइल आ गई। उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, सिली गर्ल, सुबह हो गई है, तुम्हें उठना नहीं है। सुहानी ने अलसाई आवाज में कहा, बस थोड़ी देर और। कियान ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें वापस घर नहीं जाना है। उसने इतना ही कहा था कि तभी वह जल्दी से उठकर बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, क्या सच में हम आज वापस जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले सुहानी की नींद से टेढ़ी पलकें अब पूरी तरह खुल गई थी। उसे इतनी जल्दी मूड चेंज करते देखकर कियान का जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ, हम आज शाम को ही चले जाएंगे। दादाजी की हेल्थ अब पहले से बेहतर है। उसकी बात सुनकर सुहानी ने कहा, पर डॉक्टर खन्ना ने तो कहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। फिर कियान ने उसकी बात पर कहा, दादाजी ने डॉक्टर खन्ना से झूठ बोलने के लिए कहा था। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिसे उन्होंने डॉक्टर खन्ना की हेल्प से हार्ट अटैक में बदल दिया था। सुहानी ने सोचते हुए कहा, दादाजी ने झूठ क्यों बोला। जिस पर कियान ने कहा, वह मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह नाटक किया। उन्हें पता था कि जब मुझे उनकी हेल्थ के बारे में पता चलेगा तो मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। सुहानी ने उसे देखते हुए पूछा, आप दादाजी से बहुत प्यार करते हैं ना। उसकी बात पर कियान हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वह उठकर जाने लगा तो सुहानी ने कल की बात याद करते हुए कहा, मुझे कल किसी ने रूम के अंदर धक्का दे दिया था। रूम में अंधेरा होने की वजह से
से मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कोशिश की थी बाहर निकलने की, पर किसी ने डोर ओपन ही नहीं किया। यह कहते हुए उसने होठों का पाउट बना लिया। फिर सोचते हुए उसने आगे कहा, वहां से यहाँ कैसे आई? यह कहते हुए उसने कियान की तरफ देखा। वह उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें सुहानी के होठों पर थी। फिर वह उसके पास आया और उसके होठों को छूकर कहा, मैं लेकर आया था। यह कहकर वह वापस से वॉशरूम की ओर जाने लगा। तभी सुहानी ने एक और सवाल किया, पर मुझे धोखा किसने दिया था? जिस पर कियान ने कहा, उसे अब इस घर से निकाल दिया गया है। यह कहते हुए वह वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद सुहानी ने सोचते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा किसने किया था? उन्होंने किसे घर से निकाल दिया? वहीं दूसरी तरफ मुंबई में पायल और अंशिका बातें करते हुए कॉलेज जा रही थी। तभी पायल ने अंशिका से कहा, यार यह सुहानी कहाँ चली गई? 3 दिन हो गए उसे कॉलेज न आए हुए। यह सुनकर अंशिका ने कहा, मेरा तो फोन भी पिक नहीं कर रही है। मैंने उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ है, पर अभी तक मैडम ने उसे भी नहीं देखा। पता नहीं कहाँ बिजी हैं। वह लड़की क्लास में टॉप करने वाली को आजकल स्टडी की चिंता ही नहीं है। अंशिका का साथ देते हुए पायल ने कहा, जब से सुहानी मिसेज ओबराय बनी है तब से उसका स्टडी में मन ही नहीं लगता। फिर अंशिका ने कहा, लगता है कि अंशिका से शिकायत करनी पड़ेगी। वे दोनों ही अपनी बातों में मसरूफ थे कि तभी अंशिका सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। अचानक हुई इस टक्कर से अंशिका की बुक्स और उस आदमी के हाथ से एनवेलप नीचे गिर गया। अंशिका और पायल दोनों ही उस आदमी को सॉरी बोलते हुए नीचे बैठकर बुक्स उठाने लगी। पायल बुक्स उठा रही थी और अंशिका एनवेलप को उठा रही थी कि तभी एनवेलप के अंदर रखी फोटोज नीचे गिर गई। अंशिका ने जैसे ही उन फोटोज को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पायल भी फोटोज को देखकर सहम गई थी। तभी अंशिका ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए उस आदमी को एनवेलप दे दिया और पायल का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चलते हुए उस आदमी से दूर निकल आए। जब अंशिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी जा चुका था। पायल और उसने दोनों ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब यह कौन आ गया? फिर अंशिका ने कहा, पता नहीं यार, अब सुहानी के पीछे ही सब क्यों पड़े हैं? पहले वह राघव, फिर कियान सर और अब यह अनजान आदमी। पायल ने एक हाथ से अपना सर पकड़कर सोचते हुए कहा, सुहानी है क्या यार? क्या वह किसी बिलियनियर या मिनिस्टर की बेटी है जो सब उसे ही ढूंढ रहे हैं? अब तो मेरे सिर में भी दर्द होने लगा है। मैं अब और नहीं सोच सकती। अंशिका ने उसे देखते हुए कहा, वह सब तो मुझे पता नहीं, पर यह बात सुहानी को बतानी पड़ेगी। कहीं वह फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रिहान सिवी पर हुए अटैक के बाद से उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। वह उसके पीछे वाली डेस्क पर बैठा उसे ही देख रहा था और सिवी प्रोफेसर को लेक्चर देते हुए देख रही थी। तो वहीं क्लास की 90% लड़कियां रिहान को ही ताड़ रही थी, पर सिवी की नज़रों से यह छिपा नहीं था। सभी रिहान को लस्ट भरी नज़रों से देखना सिवी को कभी पसंद नहीं आता था और आज भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह हमेशा उन सभी का गुस्सा रिहान पर ही निकालती थी। वह उससे सीधे मुंह बात ना करके उसे उल्टा सीधा सुनाती थी। सिवी की आंखें प्रोफेसर पर टिकी थी तो वहीं उसके कान लड़कियों की गॉसिप को सुन रहे थे। वह सभी रिहान के बारे में ही बात कर रही थी। तभी एक लड़की ने कहा, ही इज सो हैंडसम यार, इसे जितना भी देखूं मन ही नहीं भरता। तभी दूसरी लड़की ने कहा, आई वांट टू किस हिम। ऐसे ही कुछ और कमेंट सुनने के बाद सिवी की मुट्ठी गुस्से में कस गई। तभी सेलिना ने रिहान को देखते हुए उन लड़कियों से कहा, आई वांट टू स्पेंड वन नाइट विद हिम। सेलिना की बात सुनते ही सिवी के गुस्से का लेवल और हाई हो गया और वह ज्वालामुखी की तरह सेलिना पर फट पड़ी। वह क्लास में लेक्चर दे रहे प्रोफेसर की परवाह न करते हुए उठी और सेलिना को अपने गुस्से वाली आंखों से घूरते हुए बोली, वन नाइट स्पेंड करना है ना तुझे? हाँ मैं करवाती हूँ। यह कहते हुए उसने सेलिना का हाथ पकड़कर उसे रिहान के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। रिहान का ध्यान सिवी पर था। उसने तो सेलिना की बात भी नहीं सुनी थी, पर अभी जो सिवी ने कहा वह उसने क्लियरली सुना और उसे हैरानी से देखने लगा। वहीं सेलिना सिवी को इतने गुस्से में देखकर डर गई थी। सिवी ने उसे घूरते हुए कहा, वन नाइट स्पेंड करना है ना तुझे? छू कर दिखा तो जरा। यह सुनकर भी सेलिना खामोश खड़ी और उसे डरी सहमी आंखों से देखने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिवी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। रिहान भी उसे ही देख रहा था। सिवी के ऐसे बिहेवियर की वजह उसे भी समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने फिर से कहा, अगर गलती से भी तूने दोबारा ऐसा कुछ सोचा ना
तो मैं सेलिना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। यह कहकर उसने रिहान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर क्लास से बाहर चली गई। तो वहीं बेचारे प्रोफेसर और बाकी सब ऑडियंस बनकर तमाशा देखते रह गए। फिरोजी ने सोचते हुए कहा, या सिवी को क्या हो गया, कहीं वह रिहान से प्यार तो नहीं करने लगी। वहीं उधर सिवी भी रिहान का हाथ पकड़े हुए ही उसके साथ पार्किंग में आ गई। फिर उसने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, मुझे घर जाना है। रिहान अभी तक शौक में था, पर अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। सिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, यह सब क्या था। सिवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से पूछा, क्या तुम जेलस हो रही हो। इस बार उसने अपनी आंखें बड़ी करके रिहान को देखा और कहा, नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगी। वह भी उस सेलिना से लड़ते हुए रिहान ने उसके चेहरे पर घबराहट को देख लिया था। उसके होंठ बोलते हुए कांप रहे थे। फिर उसने सिवी को और तंग करते हुए कहा, अगर तुम जेलस नहीं हो रही थी तो फिर तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया उन लोगों की बातों पर। यह सुनकर वह अपनी नजरें चुराने लगी और कहा, वह तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम्हें बचा रही थी। उसकी इस बात पर रिहान ने कहा, क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं ना। तुम मेरी। वे दोनों ही आपसे अब तुम पर आ गए थे और दोनों ने ही इस बात का ध्यान नहीं दिया। दोनों ने अपने बीच के फासले को एक स्टेप कम कर दिया था, जिसका एहसास उन दोनों को ही नहीं था। रिहान की बात सुनकर सिवी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, ठीक है तो जाओ, अब मैं तुम्हें उन लोगों से नहीं बचाऊंगी, फिर चाहे वह सारी लड़कियां मिलकर तुम्हारी इज्जत ही क्यों ना लूट लें। उसकी बात पर रिहान जोर जोर से हंसना चाहता था, पर वह जानता था कि अगर वह हंसा तो सिवी और गुस्सा हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा, वैसे सेलिना तुम्हें कैसी लगती है। वह बहुत टाइम से सिंगल है, सोच रहा हूँ एक गर्लफ्रेंड तो बना ही लूं। रिहान की इस बात ने सिवी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम किया और उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। उसे सिवी के रिएक्शन देखकर हंसी आ रही थी। रिहान थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम अभी। उसने इतना ही कहा था कि तभी सिवी ने उसे अपनी भीगी पलकें उठाकर देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर रिहान का दिल बेचैन हो गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसने सिवी को अपने सीने से लगा लिया। उसके गले लगते ही वह अपसेट हो गई। फिर खुद को और कंट्रोल ना करते हुए उसने भी रिहान को कसकर हग करते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। वह उसके सीने से लगी रो रही थी। रिहान उसके सिर को सहलाते हुए उसे शांत कर रहा था कि तभी सिवी ने उसकी चेस्ट पर मुक्के मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। वह सिवी को उसके मन की करने दे रहा था। उसकी स्ट्रांग बॉडी पर उसके मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि सिवी के ही हाथों में उसे मारने की वजह से दर्द होने लगा था। वह उसे मार मार कर अब थक गई थी। तभी वह सही से खड़ी हुई और उसने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हें पूरे कॉलेज में सेलिना ही मिली है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। उसकी बात का जवाब देते हुए रिहान ने कहा, तो तुम ही बताओ किसे बनाऊं। उसके यह कहते ही सिवी ने उसे घूर कर देखा और कहा, इस कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी। यह कहते हुए उसने मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। तभी रिहान ने उससे कार के साइड मिरर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कैसी रहेगी। उसके इशारा करने पर उसने मिरर में देखा तो वहां खुद का अक्स देखकर सिवी हैरान और खुश दोनों ही हो गए। तभी उसने रिहान को फिर से हक करते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। उसने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, कब से चल रहा है या। सिवी ने उसके गले लगे हुए कहा, 3 सालों से। रिहान ने चौंकते हुए कहा, क्या यू मीन टू से। तुम 3 साल से, मतलब जब से मैं आया था तब से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सिवी ने गुस्सा करते हुए कहा, हर बात बताई नहीं जाती, कुछ बातें हमें खुद समझनी होती हैं। रिहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मैं कहाँ से आया हूँ और कैसा हूँ। मैंने कभी इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मुझे यह सारी बातें समझ भी नहीं आती। तभी सिवी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसलिए तो आज तक नहीं बताया। आप हमेशा सड़ा सा फेस बनाकर रहते थे। जब कुछ काम होता था तो तभी बात करते थे, इसलिए मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात पर रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब कह दो। फिर सिवी ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, लड़कियां नहीं कहती, लड़कों को ही कहना होता है। तब रिहान ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर खुद से कहा, उफ, यह लड़कियां और इनका वो। फिर वह जैसे ही उसे कुछ कहने को हुआ तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने देखा तो उसे अमन कॉल कर रहा था। उसने रिसीव करते हुए कॉल पर कहा, काम हुआ। कॉल की दूसरी तरफ से अमन ने कहा, 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है उनके साथ। रिहान ने ओके कहा तो अमन ने फिर से कहा, मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ।
रिहान ने उसे रोकते हुए कहा, ना कुछ मत करो, मैं वहां अकेले ही जाऊंगा। अमन ने परेशान होते हुए कहा, सर वह लोग बहुत खतरनाक हैं। उसकी बात पर रिहान ने कहा, मुझसे ज्यादा नहीं। यह कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। फिर कॉल पर बात करने के बाद उसने शिवी को एक नजर देखा और कहा, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? शिवी ने उसकी बाजू को पकड़ते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी अपने रूम से निकल कर जा रही थी, तभी अचानक से रुक गई। वह 2 कदम पीछे जाकर उस रूम में देखने लगी जिस रूम के सामने से वह अभी अभी निकली थी। उस रूम का डोर हल्का सा खुला था जिससे उसे अंदर खड़े कायरो दिख गए। वह एक तस्वीर के सामने खड़े उसे एकटक निहार रहे थे। सुहानी ने अंदर देखने की कोशिश की तो उसके हाथ से लगकर डोर पूरा खुल गया और वह गलती से अंदर चली गई। आवाज सुनकर कायरो ने पीछे देखा तो सामने सुहानी को देखकर वह चौंक गए और उनकी भौं तन गई। फिर उन्होंने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी उन्हें देखकर पहले ही डर गई थी, फिर डरते हुए उसने सफाई देने के लिए मुंह खोला, वह मैं गलती से अंदर आ गई। तभी सुहानी को देखते हुए उन्होंने कहा, तुम कियान से बहुत प्यार करती हो ना? उन्हें देखते हुए सुहानी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तभी कायरो ने उसे एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो यह कौन है? सुहानी उनके कहने पर तस्वीर वाली लेडी को देखने लगी। वह देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके तीखे नए नक्श उसकी सुंदरता का बखान कर रहे थे। तभी सुहानी ने मन ही मन कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है। फिर कायरो को देखते हुए उसने ना में सिर हिला दिया। कायरो ने उस तस्वीर को देखते हुए आगे कहा, यह कियान की माँ है, मेघना। सुहानी ने जैसे ही वह सुना तो वह तस्वीर को और ध्यान से देखने लगी और तभी उसने नोटिस किया कि कियान की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। वह समझ गई थी कि कियान को चार्म लुक उसकी माँ से ही मिला था। तभी कायरो की आवाज सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आई। उन्होंने मेघना की तस्वीर को देखते हुए उसे कहा, पहले मैं तुम्हारी और कियान की शादी के खिलाफ था। मुझे लगा उसने जल्दबाजी में मेरी तरह गलती कर दी, पर जब से तुम आई हो तुमने मेरी सोच को बदल दिया है। तुम्हारा नेचर बिल्कुल मेघना के जैसा है, शायद इसलिए कियान तुम्हें पसंद करता है। फिर उन्होंने कियान की बचपन की फोटो को हाथ में लेकर उसे देखते हुए कहा, एक बात अच्छे से समझ लो सुहानी, कियान को झूठ और धोखे से बहुत नफरत है। तुम कभी उससे झूठ मत बोलना और ना ही उसे कभी धोखा देना। उसका नेचर एक नारियल के जैसा है, ऊपर से कठोर और अंदर से सॉफ्ट। वह बिल्कुल अपनी माँ के जैसा है, सबका ख्याल रखता है और सबके लिए सोचता है। वह अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है। उसकी सारी आदतें मेघना जैसी हैं। वह पूरा मेघना पर गया है। वह अपनी बात पूरी करके चुप हो गए तो वहीं सुहानी ने भी महसूस किया कि कायरो आज भी मेघना से उतना ही प्यार करते हैं। उसे बहुत अच्छा लगा था यह सब जानकर। कियान का स्वभाव नारियल जैसा है, यह बात तो अब तक वह भी समझ गई थी। उसके साथ रहकर फिर उसने झिझकते हुए कायरो की तरफ देखकर कहा, आपके और उनके बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई? सुहानी के सवाल पर कायरो ने कियान की बचपन की फोटो को वापस से उसी जगह रखते हुए कहा, जब मैंने शिवन्या से दूसरी शादी की। सुहानी ने यह सुनकर फिर से सवाल किया, आप तो आज भी माँ से इतना प्यार करते हैं, फिर आपने दूसरी शादी क्यों की? सुहानी के सवाल पर उन्होंने उसे एक नजर देखा। कायरो के ऐसे देखने पर उसे लगा कि शायद उसने गलत सवाल कर दिया है, इसलिए वह उनसे अपनी नजरें चुराने लगी। वहीं कायरो सुहानी के मुंह से मेघना के लिए माँ शब्द सुनकर बहुत खुश थे। वह उसके सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहे थे। उन्होंने मेघना की तस्वीर को देखते हुए कहा, यह समझ लो कि मुझसे एक गलती हो गई थी और उस गलती को ठीक करने के लिए मुझे शिवन्या से शादी करनी पड़ी। यह कहकर वह सुहानी को रूम में अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद सुहानी कुछ देर तक वहीं रही और वह वहां रखी सभी चीजों को देखने लगी। वह पूरा कमरा कियान के बचपन और उसकी माँ की यादों से भरा था। सुहानी ने मेघना की तस्वीर के सामने खड़े होते हुए कहा, आपको बहुत तकलीफ होती होगी ना दोनों को एक दूसरे से इतना दूर देखकर। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ माँ, एक दिन दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर दूंगी। सुहानी रूम से बाहर आकर कायरो की कही बातों के बारे में सोचते हुए जा रही थी कि तभी वह एक सर्वेंट से टकरा गई। वह सर्वेंट बार बार उससे माफी मांगने लगी। सुहानी ने उसे माफी मांगने से रोका और कहा, गलती मेरी है,
आप क्यों माफी मांग रही हैं? वह सर्वेंट फिर भी उससे माफी मांगती रही। तभी सुहानी को कुछ याद आया और उसने सर्वेंट से पूछा, आज किसे मेंशन से बाहर निकाला गया है? सुहानी के ऐसे डायरेक्ट सवाल पर उस सर्वेंट ने झिझकते हुए कहा, सीना मैडम को। उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया था ना, इसलिए सर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। उस सर्वेंट की बात सुनकर सुहानी अब समझ गई थी कि वह सीना ही थी जिसने उसे रूम में लॉक किया था। उसने खींचते हुए खुद से कहा, इन सबको मेरे ही पति से प्यार क्यों हो जाता है? अब क्या मैं उन्हें रूम में लॉक करके रखूं? यह कहकर वह पैर पटकते हुए वापस अपने रूम में चली गई। रूम में जाते ही उसने देखा कि कियान किसी से कॉल पर बात कर रहा था और उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलिस्ट था। सुहानी ने उसे देखते हुए खुद से कहा, क्या यह राक्षस कभी स्माइल भी करेंगे या थकते नहीं हैं क्या? सारा दिन एक ही एक्सप्रेशन में घूमते रहते हैं। अभी वह उसे मन ही मन सोच रही थी कि तभी कियान ने कॉल कट होते ही उसकी तरफ देखते हुए कहा, रेडी हो जाओ, हम अभी जा रहे हैं। उसकी बात पर सुहानी ने चौंकते हुए कहा, पर तभी उसे बीच में रोकते हुए कियान ने कहा, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। यह सुनकर उसने मुंह बनाकर उसे देखा और शावर लेने चली गई। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में शिवी को घर छोड़ने के बाद रिहान राघव से मिलने चला गया था। वह जिस एड्रेस पर आया था वहां एक फार्म हाउस था। उसने फार्म हाउस को ध्यान से देखा। फार्म हाउस के चारों तरफ गार्ड्स थे, उनके हाथों में राइफल थी, पर रिहान अकेला ही वहां राघव से मिलने आया था। इसी से उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता था। वह जब अंदर गया तो राघव के गार्ड्स ने उसे अच्छे से चेक किया और उसकी गन भी उन्होंने रख ली। रिहान लिविंग रूम में कुछ गार्ड्स के साथ जाकर बैठ गया और राघव का वेट करने लगा। रिहान जो कुछ और सोच के साथ आया था, वह नहीं जानता था कि सब उसके प्लान के अपोजिट होने वाला है। दूसरी तरफ राघव अपने विला में बैठा बड़ी सी स्क्रीन पर रिहान को देख रहा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज कियान का एक हाथ कट ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रेडी होने के बाद कियान और सुहानी अधिराज ओबराय से मिलने गए और उनसे मिलने के बाद वे दोनों वापस से मुंबई के लिए निकल गए। उन्होंने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था, तभी कियान का फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो कॉल उसके इनफार्मर की थी। वहीं इनफार्मर जो राघव का आदमी बनकर उसके साथ काम कर रहा था, पर वह असल में कियान का आदमी था। कियान ने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से बोल रहे इनफार्मर की बात सुनने लगा। उसकी बात सुनते ही उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई। इनफार्मर की बात सुनकर उसने जल्दी से कॉल कट किया और एक नंबर डायल करने लगा, पर कॉल लग नहीं रही थी। तभी कियान ने गुस्से में अपना हाथ सीट पर पटकते हुए कहा, रिहान, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? सुहानी जो इतनी देर से कियान को ही देख रही थी, वह उसके रिएक्शन को देखकर डर गई थी। दूसरी तरफ रिहान को लिविंग रूम में बैठे हुए 10 मिनट से भी ज्यादा हो गए थे, पर उसे गार्ड्स के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा था। कियान बार बार रिहान को ही कॉल कर रहा था कि तभी इस बार रिहान का फोन रिंग होने लगा। रिंग की आवाज सुनकर कियान ने दांत पीसते हुए मन में कहा, पिकअप द कॉल रिहान। दूसरी तरफ रिहान ने जब अपना फोन देखा तो कियान का नंबर देखते ही उसने जल्दी से कॉल रिसीव करके कहा, हेलो। उसके हेलो कहने के अगले ही पल कियान ने कहा, लीव दिस प्लेस इमीडिएटली। रिहान, वेयर इज द ट्रैप? रिहान जो फोन पर कियान की बात सुन रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसके पीछे खड़ा शख्स उसके सिर पर वार करने ही वाला था कि तभी रिहान साइड में हो गया और एक शख्स उसके आगे आकर गिर गया। रिहान ने अपने सामने खड़े गार्ड्स को देखते हुए कहा, तो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें मेरे हाथों मरने के लिए यहीं छोड़ दिया? यह कहते हुए वह उन सब पर टूट पड़ा। रिहान एक फाइटर था, उसकी पावर के सामने वह लोग कुछ भी नहीं थे। वह बहुत बुरी तरीके से राघव के आदमियों को मार रहा था। वह राघव के आदमियों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। वह गुस्से में सबको चीड़ फाड़ रहा था। दूसरी तरफ राघव स्क्रीन पर उसे फाइट करते हुए देख रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने रिहान को कम आंक लिया था। वह एक बार फिर कियान से हार रहा था। तभी राघव ने दांत पीसते हुए कहा, कियान तू बहुत शातिर है, तूने कुत्ते भी अपने जैसे ही पाले हैं। यह बात राघव ने रिहान को देखते हुए कही थी। वह बुरी तरह से बिना वेपन के
उसके आदमियों को मार रहा था। वह फाइट करते हुए खूंखार भेड़िए जैसा लग रहा था। राघव को अब समझ आ गया था कि जब तक यह लोग उसके साथ हैं तब तक उसे हराना नामुमकिन है। अचानक उसे ज्ञान की ताकत बढ़ती हुई फील हुई। राघव उसके आगे खुद को छोटा महसूस कर रहा था और फिर यही बात उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई और वह अपनी सोच से बाहर आते हुए पीछे देखने लगा। राजीव ने अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए हुए ही कहा, यह रिहान सिंह है, थाईलैंड का नंबर 1 फाइटर, और तूने इसे कम आंक कर गलती की है। राघव यह कहते हुए राजीव की आवाज कठोर हो गई थी। राघव ने अपने डैड की तरफ देखा तो उनकी नजरें रिहान पर ही थी। उसे देखते हुए राजीव ने आगे कहा, तू सच में मेरा ही बेटा है ना, या तेरी माँ ने मुझे धोखा दिया है? एक बार फिर अपने डैड के मुंह से वही बात सुनकर राघव गुस्से से भर गया और उन्हें घूरने लगा। आखिर वह माँ के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकते थे? यह सोचते हुए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी राजीव ने उसके गुस्से को भांपते हुए कहा, यह गुस्सा वहां जाकर बता जहां तुझे बताना चाहिए, क्योंकि तेरी हरकतें देखकर नहीं लगता कि तू मेरा ही खून है। तुझे मैंने पहले ही समझाया था कि कियान या उसके आदमी को कम मत आंकना। तुझे क्या लगा कि उसने तेरी तरह गीदड़ पाले हैं? वह कियान ओबराय है, एक चालाक लोमड़ी के दिमाग के साथ शेर की ताकत लिए वह खुद एक चलता फिरता न्यूक्लियर बम है जो अकेले ही अपने दुश्मनों को खत्म करने की ताकत रखता है। राजीव की बात सुनकर वह फिर से इरिटेट हो गया था और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसने फिर से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसे ऐसे देखते हुए राजीव ने आगे कहा, मानना पड़ेगा, जो काम कोई नहीं कर सकता वह कियान कर सकता है। इस बात पर राघव ने अपने डैड को तीखी नजरों से देखा तो वह उसका इशारा समझते हुए आगे बोले, मैंने भी रिहान को हमारे साथ काम करने का ऑफर दिया था पर उसने मना कर दिया था। वह मना ही करने वाला है। वह एक आजाद परिंदा है जो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। पर एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर कियान ने उसे अपने साथ काम करने के लिए राजी कैसे कर लिया। यह बात सोचने वाली थी। वह दोनों ही इस बात के बारे में सोचने लगे। उधर रिहान अभी भी राघव के बिछाए चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वह उसके आदमियों को मारते जा रहा था और लगातार दूसरे आदमी आते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कियान सुहानी के साथ विला पहुंच गया था। राहुल ने कियान के कहने पर सारी तैयारी कर दी थी। अब जब कियान को राघव का पूरा प्लान पता चल गया था तो वह कैसे उसे उसके प्लान में कामयाब होने देता। सब कुछ जानने के बाद वह रिहान और सिवी को खतरे में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह कैलिफोर्निया जाएगा। उसने एक नज़र बेड की तरफ देखा। सुहानी सो रही थी। वह ट्रेवलिंग करके थक गई थी, इसलिए वह आते ही सो गई थी। कियान उसके नजदीक गया और उसके गाल को छूते हुए उसके माथे पर किस करके धीरे से बोला, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। कियान ने इस वक्त सुहानी को कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा, इसलिए वह उसे बिना बताए ही चला गया। विला के टेरेस पर बने हेलीपैड पर एक चॉपर ऑलरेडी था। पायलट चॉपर में बैठा कियान का ही इंतजार कर रहा था। कियान ने एक नज़र राहुल को देखा तो उसने उसका इशारा समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर उसके बैठते ही चॉपर फ्लाई हुआ। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में सिवी अपने रूम में हाथों में ब्रश लिए पेंटिंग बना रही थी कि तभी एक बुलेट सिवी की पेंटिंग को चीरते हुए दीवार पर जा लगी। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई। वह कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही अचानक से चारों तरफ से गोलियां चलने लगी और शार्प शूटर रिहान के सभी आदमियों को मारकर घर के अंदर आने लगे। सिवी भी अपने सामने खड़े इतने सारे आदमियों को देखकर डर गई। तभी वह सारे आदमी सिवी को पकड़कर अपने साथ ले गए। उधर राघव के फोन पर एक मैसेज आया और मैसेज देखकर उसके होंठों पर एक सातिर स्माइल आ गई। तभी उसने अपने फोन को टेबल पर रखते हुए कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राज उसकी बातों पर उसे शक भरी नजरों से देख रहे थे। तभी राघव ने अपने डैड को देखते हुए कहा, मैंने प्रूव कर दिया डैड, मैं आपका ही खून हूँ। राजू अभी भी उसे देख रहा था। तभी राघव ने आगे कहा, यह मेरा ही प्लान था, रिहान को यहाँ बुलाकर सिवी को किडनैप करने का। एंड फाइनली जैसा मैंने प्लान किया था सब वैसा ही हुआ। इस बात पर राजीव के चेहरे पर भी एक कुटिल इस मुस्कान आ गई और उसने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वेल प्लेस माय सन। राघव कियान को हराकर खुश हो रहा था पर लगातार रिहान को फाइट करता देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा, यह क्या इंसान है, इतने घंटों से लगातार फाइट कर रहा है और अभी तक थका नहीं। रिहान को फाइट करते देखकर राघव अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था।
उसने अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही उसने कॉल पर कहा, बहुत हो गया, अब गेम ओवर करो। दूसरी तरफ सुन रहे आदमी ने कहा, ओके सर। कॉल कट होते ही राघव के चेहरे पर प्राउडनेस भरी स्माइल आ गई। उधर रिहान अभी भी फाइट कर रहा था, पर तभी उसने नोटिस किया कि अचानक से वे सारे आदमी उस पर अब अटैक नहीं कर रहे हैं, अब वह उससे दूर जा रहे हैं। रिहान को यह बात अटपटी लगी। लड़ते टाइम उसकी शर्ट फट गई थी और अब वह शर्टलेस था। उसकी मस्कुलर बॉडी पसीने से पूरी भीग चुकी थी और जगह जगह पर चोट के निशान बने हुए थे। कुछ निशानों से खून निकल रहा था, पर वह इन सब की परवाह न करते हुए लड़ रहा था। अचानक राघव के आदमियों के पीछे हट जाने से वह कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। रिंग सुनकर वह अपना फोन ढूंढने लगा जो एक मोटे आदमी के नीचे दबा हुआ था। उसने उस आदमी को अपनी लात से धकेला और अपना फोन उठाया। कियान की कॉल देखकर उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। कियान कॉल पर कुछ कहता उससे पहले ही कियान ने कहा, जल्दी से फार्म हाउस के टेरेस पर आओ। रिहान ने कोई सवाल ना करते हुए ओके कहा और टेरेस पर आ गया। तभी उसे दूर से एक चॉपर उसकी ओर आता हुआ दिखा। रिहान को समझते देर नहीं लगी कि उस चॉपर में कौन होगा। पायलट जो कियान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, वह उसका इशारा पाकर चॉपर को डाउन करने लगा। कियान ने रिहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, रिहान जल्दी करो। तभी रिहान ने जंप करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कियान ने जैसे ही उसे ऊपर खींचा तो फार्म हाउस ब्लास्ट हो गया था। जब दोनों ने नीचे देखा तो उस हाउस जल रहा था। दूसरी तरफ राघव के आदमी सीवी को लेकर उसके पास आ गए थे। तभी राजीव ने राघव से पूछा, तुम क्या करने वाले हो इसके साथ? उसकी बात पर राघव ने कहा, जैसे रिया मरी थी वैसे ही तड़प तड़प कर इसे भी मारूंगा। तभी राजीव ने कहा, बेवकूफ़ी मत करो, आई एम ओके को ऐसे मत घुमाओ। यह सुनकर उसने हैरानी से अपने डैड की ओर देखा। फिर राजीव ने आगे कहा, यह ओबराय की वह कमजोर कड़ी है जिसे इस्तेमाल करके तुम सबको अपने इशारे पर नचा सकते हो। फिर थोड़ा रुक कर उसने आगे कहा, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, क्या तुम्हें अपना घर नहीं बसाना, हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ाना? शादी का नाम सुनते ही राघव की आंखों के सामने सुहानी का खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया, जब उसने पहली बार सुहानी को देखा था। और तभी राघव अपनी पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक। सुहानी को दिल्ली से मुंबई आए हुए 3 महीने हो गए थे। अनंत की जान पहचान होने की वजह से सुहानी को सेमेस्टर के बीच में ही नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वह एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, उसके ग्रेड बहुत अच्छे थे, जिसे देखकर कॉलेज के डीन और प्रोफेसर दोनों इम्प्रेस हो गए थे सुहानी से। सुहानी का लक्ष्य था अपनी मां की तरह बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन बनना। अभी कॉलेज ज्वाइन करे हुए उससे 3 महीने ही हुए थे और इन्हीं 3 महीनों में उसे पायल, अंशिका और अतुल जैसे 3 अच्छे दोस्त भी मिल गए थे। आज चिल्ड्रन डे था और कॉलेज के सभी स्टूडेंट को सोशल वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया था। उन्हें अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन इकट्ठा करना था और डोनेशन इकट्ठा करने के बाद वह एक चिल्ड्रंस लिव्स फाउंडेशन को नेशनल मेडिकल कॉलेज की तरह से डोनेशन देने वाले थे। इस अच्छे काम में सभी स्टूडेंट ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। वह सभी स्टूडेंट हाई सोसाइटी कॉलोनी में जाकर डोनेशन मांग रहे थे, तो वहीं कुछ स्टूडेंट सड़कों पर ट्रेवल कर रहे लोगों से डोनेशन मांग रहे थे। वह नवंबर का महीना था जब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। सुहानी ने सफेद रंग का सूट पहना था जिस पर उसने लाल रंग का दुपट्टा डाल रखा था। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा बॉक्स पकड़ा हुआ था और वह भी अंशिका और पायल के साथ डोनेशन कलेक्ट कर रही थी। रेड लाइट होते ही सड़क पर सभी गाड़ियां रुक गई थी। फिर सुहानी अंशिका के साथ गाड़ियों की विंडो पकड़ते हुए डोनेशन मांगने लगी। तभी अंशिका की नजर एक कीमती कार के ऊपर गई। वह कार भीड़ में सबसे अलग लग रही थी। उस कार की तरफ इशारा करते हुए उसने सुहानी से कहा, यार देख कितनी मस्त कार है, इसका ऑनर तो ढेर सारा डोनेशन देगा, चल चलते हैं। यह कहते हुए वह सुहानी का हाथ पकड़कर उस कार के पास जाने लगी। तभी पायल ने अंशिका को आवाज देते हुए कहा, अरे यार यहाँ आना, 2 मिनट कुछ काम है। अंशिका ने उसे आने का इशारा किया और सुहानी से कहा, तू जाकर इनसे डोनेशन ले, मैं उसे देखती हूँ। सुहानी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। उसने कार के पास पहुंचकर कार की विंडो पर नॉक किया। विंडो स्लो मोशन में ओपन हुई। तभी सुहानी ने अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स आगे करते हुए कहा, सर हम अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, प्लीज सर आप भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। सुहानी जब बोल रही थी तो 2 आंखें उसे ही घूर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुहानी की एक भी बात नहीं सुनी थी।
वह तो उसे देखने में ही खो गया था। सुहानी ने अपनी बात को फिर से रिपीट करते हुए उससे आगे कहा, अपना हाथ हिलाया और उसे बॉक्स में पैसे डालने का इशारा किया। तो राघव अपने सेंस में आया। उसने अपने बराबर में बैठे विराज से कहा, सूटकेस खोलो। उसके कहते ही विराज ने पैसों से भरा सूटकेस खोल दिया। राघव ने उसमें से एक नोट की गड्डी लेकर सुहानी के हाथ में पकड़े बॉक्स में डाल दी। इतने सारे पैसे देखकर सुहानी हैरान रह गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से राघव को देखते हुए कहा, सर यह तो बहुत ज्यादा है। तभी राघव ने एक और नोट की मोटी गड्डी उसके बॉक्स में डाल दी। सुहानी फिर से हैरान हो गई और उसने मन में ही खुद से कहा, कुछ ज्यादा ही पैसा है इनके पास, फिर वह लोग डोनेट क्यों नहीं करते। अपने ख्यालों को एक तरफ करते हुए उसने राघव को थैंक्स कहा और आगे बढ़ गई। ग्रीन लाइट होते ही राघव की गाड़ी भी आगे बढ़ गई। राघव ने बगल में बैठे विराज की ओर देखा। विराज ने उसका इशारा समझते हुए कहा, आज शाम तक इस लड़की की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। विराज ने भी राघव को नोटिस कर लिया था जब वह खोए हुए अंदाज में सुहानी को देख रहा था। फिर अगले दिन नेशनल कॉलेज के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी। राघव अपने कुछ आदमियों के साथ कॉलेज के अंदर आया। उसे कॉलेज में देखकर सभी हैरान रह गए। वह सभी राघव को देख ही रहे थे कि तभी कॉलेज के डीन राघव के सामने आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अटकते हुए उन्होंने कहा, आप यहाँ। तभी राघव ने डीन के सिर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, सुहानी कहाँ है। सुहानी का नाम सुनकर डीन ने कहा, वह बोल ही रहे थे कि तभी उन्हें बीच में रखते हुए राघव ने कहा, आज से वह मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके यह कहते ही उसके आदमियों ने सुहानी को ढूंढकर उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। सुहानी को सामने देखकर राघव होठों को तिरछा करके मुस्कुराया और उसे देखते हुए उसके पास जाने लगा। वहीं सुहानी उसे घबराई हुई नजरों से देख रही थी। राघव को देखकर उसका गला सूख गया था। अब तक उसे भी पता चल गया था कि राघव कौन है। तभी राघव ने सुहानी के घबराए चेहरे को देखते हुए कहा, वेलकम टू माई लाइफ सुहानी, आज से तुम मेरी हो। यह सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपने होंठ हिलाए कि तभी राघव ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। सुहानी डरकर 2 कदम पीछे हट गई। तभी उसे खुद से डरते देखकर राघव के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई और उसने अपनी एरोगेट भरी आवाज में कहा, तुम्हारी मर्जी नहीं पूछ रहा हूँ, अपनी मर्जी बता रहा हूँ। आज से तुम मेरी हो। यह कहकर उसने मुड़कर प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहा, आज से अगर किसी ने मेरी गर्लफ्रेंड को नजरें उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। उसकी बात सुनकर सभी लड़कों ने जल्दी से अपनी नजरें नीची कर ली। फिर उसने सुहानी की तरफ पलटते हुए कहा, हमारी नेक्स्ट मीटिंग तुम्हारे घर पर होगी। यह कहकर वह वहां से जाने लगा। सुहानी उसके मुड़ते ही गहरी सांस ली, पर तभी राघव रुक गया और उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं हो, तुम्हें अपनी वाइफ भी बना लूंगा। यह कहकर वह उसे एक डेविल स्माइल देकर चला गया। वहीं सुहानी ने उसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक और नई प्रॉब्लम, अब इससे कैसे पीछा छुड़ाएं अपना। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर गए। वहीं कॉलेज से निकलते ही राघव ने अपने गार्ड्स को आर्डर दिया, आज से तुम सब इस कॉलेज के बाहर रहोगे और उस पर नजर रखोगे। ध्यान रहे कि वह भागने ना पाए, वरना तुम लोगों को इस दुनिया से और तुम्हारे काम से दोनों से ही आजाद कर दूंगा। अपनी बात पूरी करके वह वहां से चला गया। उस दिन के बाद से राघव ने सुहानी के घर के बाहर भी अपने गार्ड्स तैनात कर दिए। वह हर तरह से सुहानी पर अपनी नजर रखे हुए था और तब से ही वह राघव की नजरों की देख रेख में जी रही थी और उसके टॉर्चर को झेलते आ रही थी। लेकिन कियान ने आकर उसे राघव अपने डैड की बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पर राजीव ने कहा, कियान को झुकाना है तो उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लो। अब वक्त आ गया है कियान से रिश्ता जोड़ने का। वह अपने डैड की बात सुनकर हैरान था। तभी राजीव ने उसे देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। राघव ने राजीव को देखते हुए कहा, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं। उसके पूछने पर राजीव ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ कियान और रिहान दोनों ही घर पहुंच गए थे। घर की हालत देखकर दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि वहां क्या हुआ है। कुछ लोग घायल थे तो कुछ लोग मर चुके थे। यह सब देखकर रिहान जल्दी से
शिवी के रूम में गया, पर उसे रूम में शिवी कहीं नहीं दिखी। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, पर वह तब भी नहीं मिली। मिस मैरी, जिन्हें गोली लगी हुई थी, उन्होंने कियान को बताया कि शिवी को वे लोग जबरदस्ती पकड़कर ले गए हैं। यह सुनते ही कियान ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वहीं रिहान को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में खुद से कहा, मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वह शिवी के किडनैप होने का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। उसने गुस्से में एक पंच बनाकर जोर से मिरर पर मारा। फिर मिरर टूटकर चकनाचूर हो गया। उसके कुछ टुकड़े रिहान के हाथ में चुभ गए और उसके हाथ से खून बहने लगा। फिर उसे याद आया कि कियान ने कितने भरोसे के साथ शिवी की जिम्मेदारी उसे दी थी और उसकी वजह से वह आज किडनैप हो गई थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह कियान को फेस कैसे करे। रिहान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और दांत पीसते हुए कहा, राघव, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कियान ने तो तुझे इंडिया छोड़ने पर मजबूर किया था। मैं तुझसे यह दुनिया छुड़वा दूंगा। फिर कुछ देर बाद जब रिहान नीचे आया तो उसने देखा कि कियान ने सभी घायल लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया था। कियान ने एक नज़र रिहान को देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। कियान उसे देखकर समझ गया कि वह गिल्ट में है, इसलिए कियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कुछ कहने को हुआ कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। कियान ने देखा तो राघव का कॉल था। तभी रिहान ने कियान से फोन लेकर कॉल रिसीव करते हुए स्पीकर पर कर दिया। दूसरी तरफ से राघव की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। उसकी हंसी सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर राघव ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, कैसा लगा कियान, पहली बार अपने सबसे बड़े दुश्मन से हार कर। उसकी बात पर कियान ने कहा, तू नहीं सुधरेगा राघव, बैटल इज नॉट ओवर, इट्स कंटिन्यू। तभी राघव ने टोंट मारते हुए कहा, पहली बार हारा है ना, एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तुझे ले ले टाइम, पर ज्यादा मत लेना, क्योंकि अब से तुझे आदत डालनी पड़ेगी मुझसे हारते रहने की वजह से। अब तक तो तुझे पता चल ही गया होगा कि तेरी जान अब मेरी मुट्ठी में है। उसकी बात पर कियान ने कहा, मैं बहुत जल्द उसे वापस ले आऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तभी राघव ने कहा, ना ना कियान, ना, ऐसी गलती मत करना। तू जानता है ना मैं कितना नीचे गिर सकता हूँ। तभी उसकी बात पर कियान ने कहा, तू पहले से ही बहुत गिरा हुआ है और कितना गिरेगा। कियान की बात पर राघव को गुस्सा आ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, अब यह गिरा हुआ इंसान ही तुझसे रिश्ता जोड़ने जा रहा है। यह सुनकर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी राघव ने आगे कहा, नहीं समझा ना, मैं समझाता हूँ। मेरी होने वाली बीवी से तो तूने शादी कर ली, अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई है, तो अब तू खुश हो जा, क्योंकि अब मैं तेरी जान को मारूंगा नहीं, उसे कैद करके रखूंगा और तड़पाऊंगा। उसके यह कहते ही कियान ने गुस्से में कहा, देख राघव, वह बच्ची है। कियान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अगर वह अभी राघव के सामने होता तो वह उसकी जुबान खींच लेता। उसके जितना गुस्सा ही रिहान को भी आ रहा था। गुस्से में उसका शरीर तब तन गया था, पर वह खुद को कंट्रोल किए हुए खड़ा था। वह नहीं चाहता था कि कियान को अभी उसके और शिवी के रिश्ते के बारे में पता चले। कियान की बात पर राघव ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, अच्छा, तो तुझे लगता है वह बच्ची है? क्या तूने उसे देखा नहीं सही से? जरा मेरी नजरों से देख, वह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। उतनी ही ज्यादा। वह अभी बोल ही रहा था कि तभी कियान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तेरे यह शब्द ही तेरी मौत की वजह बनेंगे। राघव, जहां भी छुप सकता है छुप जा, आ रहा हूं मैं। अपनी बात पूरी करके कियान ने कॉल कट कर दिया और गुस्से में टेबल को जोर से किक किया। टेबल के 2 टुकड़े हो गए थे। रिहान उसके गुस्से को समझ रहा था। कोई भी भाई अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द कभी नहीं सुन सकता था। उल्टा वह ऐसे शब्द बोलने वाले की जुबान खींच लेगा। रिहान ने भी बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। अगर अभी राघव उसके सामने होता तो जो उसने शिवी के लिए कहा, उसके लिए वह उसे बद से बदतर मौत देता। आखिर वह शिवी से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता था? उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी से प्यार किया था और उसे भी कोई उससे दूर करने की सोच रहा था। राघव की कई बातें उसके माइंड को ट्रिगर कर रही थी, जो उसके गुस्से को बढ़ाती जा रही थी। जहां एक तरफ सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी सोकर उठ गई थी, पर उसे कियान पूरे रूम में कहीं नहीं दिखा। सुहानी उसे ढूंढते हुए नीचे आ गई। राहुल हॉल में ही बैठा काम कर रहा था कि तभी सुहानी के पूछने पर राहुल ने कहा, उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वह जल्दी ही उसे फिनिश करके आ जाएंगे। राहुल केवल 2 वर्ड सुहानी से वही कहा जो कियान उसे कहकर गया था। सुहानी ने सोचते हुए ओके कहा और फिर राहुल से उसे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए कहा। राहुल ने उसे मना करते हुए कहा,
सर का आर्डर है, जब तक वह वापस नहीं आ जाते आप विला से बाहर नहीं जाएंगी। उसकी बात पर सुहानी ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, तो क्या अब मैं सारे टाइम यहाँ बोर होती रहूंगी? फिर उसने सोचते हुए आगे कहा, ठीक है, आप काम करिए, स्वाति और आंसू को यहाँ ले आइए, एंगेजमेंट की डेट नज़दीक है तो हम सब मिलकर कुछ तैयारी ही कर लेंगे। यह सुनकर राहुल ने ओके कहा और चला गया। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में राजीव ने राघव से कहा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो सके या शादी कर लो। कियान शांत नहीं बैठेगा, वह कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा। यह सुनकर राघव ने कहा, शादी आज ही है डैड। तभी राजीव ने कहा, ठीक है, तुम शादी करके घर आओ, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे वेलकम की तैयारियां करते हैं। और हाँ, अपने साथ भरोसेमंद आदमियों को ही रखना। यह सुनकर उन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। राजीव के जाने के बाद राघव ने कुछ भरोसेमंद आदमियों की एक टीम बनाई जो उसकी शादी के वेन्यू पर जाने वाले थे। वहीं सिवी एक कमरे में दुबक कर बैठी थी और रोए ही जा रही थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज रिहान, मुझे यहाँ से ले जाओ। उसके यह कहते ही रूम का डोर झटके से खुला और राघव अंदर आया। उसे देखकर सिवी अंदर से सहम गई और पीछे सरकने लगी। सिवी राघव को देखकर डर से पीछे सरकने लगी थी कि तभी राघव ने उसके चेहरे पर डर देखकर हंसते हुए कहा, तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं आज हमारी शादी है? अपने होने वाले पति से इतना डरोगी तो शादी कैसे करोगी? सिवी उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी और फिर उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, शादी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना भाई, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर तुमने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो वह तुम्हें मार डालेंगे। राघव ने गुस्से में उसकी बात पर कहा, कौन किसे मारेगा या तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर उसकी तरफ एक बैग फेंकते हुए उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। इस ड्रेस को पहनो और रेडी होकर 10 मिनट में बाहर आओ, नहीं तो 10 मिनट बाद यह ड्रेस खुद तुम्हें पहनाऊंगा अपने हाथों से। राघव की बातों ने सिवी को बुरी तरह से डरा दिया था। उसने जल्दी से अपने कांपते हाथों से बैग लिया और रेडी होने चली गई। जब वह रेडी होकर आई तो राघव अपने कुछ आदमियों के साथ उसे लेकर फार्म हाउस में आ गया। वहां सारी तैयारियां पहले से ही विराज ने कर दी थी। सिवी ने शादी का लाल जोड़ा पहना हुआ था जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर दिख रही डर की लकीरें चांद में दाग जैसी लग रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, भाई मुझे पता है आप इस राक्षस से मेरी शादी नहीं होने देंगे और मुझे डर लग रहा है। प्लीज भाई जल्दी आओ। फिर मुंह बनाकर उसने आगे कहा, भाई को आने में टाइम लगेगा पर मैं जानती हूँ, बट आप कहाँ रह गए? रिहान वह अपने ही सोच में गुम थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब वह राघव के पीछे पीछे चलते हुए मंडप में आ गई। वह तब अपने होश में आई जब उसने हवन कुंड की गर्म लपटों को महसूस किया और तभी उसके कदम अचानक से पीछे हो गए। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।